Hello dear MSc Microbiology students, welcome to the another video lecture of your molecular biology second, and we are already studying about the vectors that are being used for the molecular biology or the we can say the genetic engineering as a tools. And in those vectors we have almost covered the major part of it, that what are the vectors and which kind of the vectors are being used. Now we will study the another type of the vector that is being used in the molecular biology as a tool for the genetic engineering, that is the फाजमीड वेक्टर. ओके, फाजमीड वेक्टर के नाम से ही आपको पता चला होगा कि इस वेक्टर में कहीं ना कहीं फाज एंड प्लाज्मिड का जो है वो रोल है. ठीक है, तो फाजमीड वेक्टर्स आर द काइंड ऑफ अ प्लाज्मिड्स which have been artificially manipulated so as to contain a small segment of the genome of a filamentous phage such as the M13, FD और F1. तो इसका मतलब क्या है कि फाजमिड जो होते हैं एक्चुअल में वो होते प्लाज्मिड हैं, और वो प्लाज्मिड जो है वो थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है, उसमें जो है फाज का एक पार्टिकल डाला गया है और जिसकी वजह से ये फाजमिड बना है. मतलब क्या, ये जो है प्लाज्मिड वी नो सर्कुलर होता है और उसमें जो है फाज का डीएनए थोड़ा सा ऐसा कट करके इसमें डाल दिया, और ये फाज का डीएनए फॉर एग्जांपल M13 फाज का ये डीएनए है और इसका मिला इसका डीएनए M13 फाज का डीएनए इज बीन इनकॉर्पोरेटेड इनटू द प्लाज्मिड, और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है इसको कहा जाता है द फाजमिड. ओके, मतलब क्या कि फाज का डीएनए जो है वो प्लाज्मिड में डाला गया एंड दैट मेक्स द होल स्ट्रक्चर नोन एज द फाजमिड. ओके, तो ये फाजमिड जो होता है इट हैज़ द सीक्वेंसेस दैट हैज़ द all the elements okay that are been required for the replication as well as उसके बाद replication के बाद उसकी जो फाज असेंबली है, जो हम देखते हैं कि वायरस ओरिजिनल फॉर्म में आके फिर लाइसिस करके सेल के बाहर आता है, तो ये होने के लिए जो भी एलिमेंट्स लगते हैं सभी इस फाजमिड में होते हैं. ठीक है, मतलब उसका जो वायरस का जो स्ट्रक्चर होता है वो भी इंटैक्ट रहता है और साथ ही साथ हमें जो क्लोनिंग करनी, मतलब हमें मल्टीपल कॉपीज पानी है उसकी, तो वो भी हमें मिल जाती है. ठीक है, तो होता क्या है यहाँ पे इस पे एप्लीकेशन के जो जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है वो सब इस फाजमिड में आती है, ताकि वो आराम से जो है वेक्टर में सॉरी वेक्टर नहीं जो होस्ट होता है उसमें आराम से सेटल हो जाए, आराम से रेप्लिकेट करे एंड फिर हमें बहुत सारी कॉपीज इसकी मिल जाती है. ठीक है, सो दैट इज़ द एग्जैक्ट रोल ऑफ द फाजमिड. ठीक है, नाउ दे परमिट द सक्सेसफुल क्लोनिंग ऑफ द इंसर्ट्स सेवरल किलो बेसिस लॉन्ग. ओके, अभी इसका एडवांटेज ये है कि आप कहोगे कि हम इसके लिए सीधा सीधा फाज क्यों नहीं यूज़ करते एज अ वेक्टर. तो इसका ये है कि फाज में हम ज़्यादा डीएनए नहीं इनकॉर्पोरेट कर पाते, जो उसका डिसएडवांटेज मैंने आपको बताया भी था. तो ये इसका एडवांटेज ये है कि हम थोड़ा सा फाज से ज़्यादा डीएनए इसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं वेरी फ्यू किलो बेसिस लॉन्ग एंड फॉलोइंग द ट्रांसफॉर्मेशन. और इसके बाद हम क्या कर सकते कि ये जो फाजमिड है, ठीक है, ये जो फाजमिड है, ये जो सिंगल स्टैंडर्ड फाजमिड है, ठीक है, मतलब ये फाजमिड का डीएनए का कट है. ठीक है, फाज का M13 का. ठीक है, इसको हम इनकॉर्पोरेट करेंगे इनटू द प्लाज्मिड, और ये प्लाज्मिड में जो इनकॉर्पोरेट हो चुका है इसको हम इकोलाई में डालेंगे. और इकोलाई में क्या होगा, इसके साथ साथ इस फाजमिड के साथ साथ हम थोड़ा सा वायरस भी थोड़ा सा डाल देंगे, M13 वायरस भी ट्रांसफॉर्म होने के लिए, इन्फेक्ट करने के लिए डालेंगे, ताकि क्या होगा कि ये जो फाजमिड है इसके पास सब है, लेकिन आखिरी में जो हमें इसको कॉपीज बना के इसको बाहर लाना है तो वो हमने यहाँ पे नहीं कर सकते. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फाजमिड के साथ साथ हमें जो M13 फाज है उसका भी इन्फेक्शन जो है बैक्टीरिया में करना पड़ेगा, ताकि क्या होगा, बैक्टीरिया की लाइसिस होने के बाद आपको फाज पार्टिकल्स में ये जो हमें जो डीएनए चाहिए था, ये जो फाजमिड है वो बहुत सारा फाजमिड यहाँ पे मिले. ठीक है, सो दैट्स अबाउट इट. अब इसके जो है यू कैन सी हियर, आपको डायग्रामेटिकली भी दिखाती हूँ, ये देख सकते हो आप, ये जो है ये फाज का पार्टिकल है. ठीक है, इसमें रिक्वायरमेंट जो है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बहुत ज़रूरी होता है, तो वो फाजमिड से ही मिलता है, इनको फाज से ही मिलता है, सॉरी. और ये हमने इनकॉर्पोरेट किया लाइक PUC जो हमने देखा था, PUC 19 फॉर एग्जांपल, इसमें हमने ये फाज का पार्टिकल इनकॉर्पोरेट किया. ठीक है, यहाँ पे यू कैन सी हियर. एंड इसके बाद वायरस का भी इन्फेक्शन इसमें किया सेल में इकोलाई के. ठीक है,
और वायरस और इसका इनकॉर्पोरेशन होने के बाद ये रेप्लिकेट वगैरह हुआ, रोलिंग सर्कल कर लिया इन्होंने। पहले तो ये सिंगल स्ट्रैंड बन के रेप्लिकेट होगा, जैसे कि हमने M13 में भी देखा था, वो सिंगल स्ट्रैंड का ही रेप्लिकेट होता है। सिंगल स्ट्रैंड का मिला के वो डबल स्टैंडर्ड पार्टिकल बनता है, और डबल स्टैंड बनने के बाद वो रोलिंग सर्कल के मदद से बहुत सारे वायरस पार्टिकल्स बनाता है, और वो वायरल पार्टिकल्स फिर बाहर आते हैं, ठीक है। सो दैट्स अबाउट इट। नाउ अगर हम बात करें फाजमिड की, तो जो आपके सिलेबस में इसका एग्जाम्पल दिया गया है वो है ब्लू स्क्रिप्ट, ठीक है, पी ब्लू स्क्रिप्ट। सो वी विल स्टडी अबाउट दैट। तो पी ब्लू स्क्रिप्ट, उसको PBS भी बोला जाता है। तो एक वेरी कॉमनली अवेलेबल ऐसा कुछ एक प्लाज्मिड है, फाजमिड है, जो एक वेक्टर के जैसे एक्ट होता है। इट कंटेन्स द सेवरल यूजफुल सिक्वेंसेज, लाइक एज आई टोल्ड यू, इट हैज़ द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एज वेल एज इट हैज़ द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स विच आर यूज फॉर द वायरल रेप्लिकेशन, ठीक है। मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन फाज से लिया जाता है, इसलिए उसको फाजमिड कहा जाता है, और उसका खुद का प्लाज्मिड, ठीक है। अब ये जो है PBS, इसमें ऐसे सीक्वेंसेस है दैट इंक्लूड्स द पॉलीलिंकर सीक्वेंसेस, MCS, मल्टीक्लोनिंग साइट हम इसको बोलते हैं, एज वेल एज जो मार्कर्स होते हैं लाइक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है, या फिर उसके साथ साथ एक जीन होता है जो हमने PUC में देखा था कि एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। इसके अलावा एक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन होता है, और इसके अलावा एक होता है लैक-जेड, ठीक है। और हम जो क्लोनिंग करते हैं एक्चुअली वो इस रीजन में करते हैं, लैक-जेड में। फिर इसको जो है डिटेक्ट करने के लिए हम वही प्रोसीजर करते हैं, ब्लू वाइट स्क्रीनिंग की, ठीक है। मीडिया में हम क्या डालेंगे, मीडिया में हम डालेंगे एक्स-गैल, ठीक है। एक्स-गैल डालने की वजह से क्या होता है, अगर इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है तो लैक-जेड जीन जो है वो इनएक्टिवेट होने की वजह से कोई बीटा गैलेक्टोसिडेज प्रोड्यूस नहीं होगा। बीटा गैलेक्टोसिडेज प्रोड्यूस नहीं होने की वजह से ये ब्लू कलर फॉर्म नहीं करेगा। तो हमें इजीली पता चलेगा कि वाइट कलर की कॉलोनी जो है उनमें ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, एंड उसमें हमारे जो रिक्वायर्ड फाजमिड से वो है, ठीक है। सो दैट्स अबाउट इट। बाकी आपको कुछ इसमें ध्यान नहीं रखना है, बस इसका ये ध्यान रखो कि कितने किलो बेसिस का है, एज वेल एज उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसमें होता क्या क्या है, ठीक है। सो दैट्स अबाउट इट। एग्जाम्पल क्या है फाजमिड का, तो पी ब्लू स्क्रिप्ट, ठीक है, PBS। अब हम नेक्स्ट टाइप का एक जो है क्लोनिंग वेक्टर देखने वाले, जो है वायरल वेक्टर्स, ठीक है। सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टाइप ऑफ द वेक्टर. So the next type of the vector is the expression vectors. Actually the two expression vectors we are going to study. Amongst them the first one will be the Pichia pastoris. Okay, so expression vectors and the cloning vectors, they both differ in the only one thing कि cloning vectors में हम बस cloning करते हैं, और expression vectors में हम actual expression करते हैं। मतलब वेक्टर का काम क्या होता है एक्चुअली कि जीन को जो है एक तो एक रेप्लिकेट करना, या तो फिर उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, ओके। ये दो काम होते हैं, लेकिन जो क्लोनिंग वेक्टर्स होते हैं वो बस क्लोनिंग करते हैं, मतलब बस मल्टीप्लिकेशन का काम करते हैं। एक्सप्रेशन वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स जो एक्चुअली जो क्लोनिंग होने के बाद जो प्रोडक्ट हमें चाहिए, जो जीन हमने इंसर्ट किया उसका जो भी प्रोडक्ट है, जो भी प्रोटीन वो जीन बनाता है, उसका एक्चुअल एक्सप्रेशन करना इज़ द मेन ड्यूटी ऑफ द एक्सप्रेशन सिस्टम्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला एक्सप्रेशन वेक्टर जो हम इंसर्ट करने वाले जो ऑर्गेनिज्म है वो है पिकिया पास्टोरिस में, ठीक है। अब पिकिया पास्टोरिस ये एक ईस्ट है, ठीक है। अभी तक जो भी हमने एक्सप्रेशन वेक्टर्स देखे मेनली वो एक तो वायरस के थे या तो फिर बैक्टीरिया के थे। अभी हम देखने वाले ऐसी सिस्टम जिसमें हम ये जो वेक्टर्स थे उसको इंसर्ट करने वाले हैं ताकि हमें कुछ प्रोडक्ट मिले, ठीक है। अब पिकिया पास्टोरिस एक प्रकार का ईस्ट है, तो एक यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है। मतलब एक यूकैरियोटिक एक्सप्रेशन सिस्टम है, ठीक है। अब द डबल रिकॉम्बिनेशन इवेंट, अब जो पिकिया पास्टोरिस जो है इसके बारे में हम पहले जानेंगे। तो एज आई टोल्ड यू दे आर द ईस्ट, ठीक है। पहले तो ये ईस्ट है, वो भी कैसे, मिथैलोट्रॉपिक ईस्ट। मिथैलोट्रॉपिक मतलब क्या, वो मिथाइल या फिर मिथिलीन में जो है मिथेनॉल में जो है वो ग्रो होते हैं, ठीक है। एंड इज़ एबल टू यूटिलाइज मिथेनॉल एज द सोर्स ऑफ द कार्बन एंड एनर्जी, ठीक है। मतलब एज इन मिथेनॉल पे जो ग्रो होने वाले या फिर मिथेनॉल जिनको रिक्वायर्ड है फॉर देयर ग्रोथ आर नोन एज द मिथैलोट्रॉपिक। और ये जो दोनों मतलब ये जो ईस्ट है
पिकिया पैस्टोरिस, दे आर द मिथैलोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यीस्ट है एज वेल एज मिथैलोट्रॉपिक है। ग्लाइकोजिलेशन जो है इनका, ओके, द ग्लाइकोजिलेशन the glycosylation occurs to the less extent and the linkages between the sugar residues are of अल्फ़ा 1,2 टाइप। मतलब क्या होता है, कई बार जो बाकी के ईस्ट हम यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, उसमें जो प्रोटीन हम बनाते हैं वो थोड़ा सा ग्लाइकोजिलेट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ग्लाइकोजिलेशन होने की वजह से वो प्रोटीन हमें ओरिजिनल फॉर्म में नहीं मिलता, और मिलता भी है तो वो कम मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं होता, ग्लाइकोजिलेशन थोड़ा सा कम में होता है। एंड जो भी ग्लाइकोजिलेशन बॉन्ड्स है वो 1,2 टाइप के होते हैं, अल्फ़ा 1,2। ये जो पिकिनिया है, इट इज़ द पिकिया है, इट वॉज एक्सटेंसिवली इंजीनियर्ड with the aim to develop a humanized strain that glycosylates the proteins in a manner identical to the human cell। इनको बनाया ही ऐसा गया था, इंजीनियर ही ऐसा किया गया था कि ताकि ये मोर ह्यूमनली प्रोटीन्स दे हमें, ठीक है। जो भी प्रोटीन्स बने इनसे वो थोड़े से ह्यूमन सेल से मिलते जुलते हो, सो दैट कि हमें ह्यूमन प्रोटीन्स हम इनसे आइसोलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक इंजीनियर ही ऐसा इनको किया गया था कि हमें ह्यूमनली प्रोटीन्स मिले, ओके। एंड एक और इनका एडवांटेज है, जो जनरली सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का एक डिसएडवांटेज है कि वो लोग इथेनॉल बहुत ज़्यादा बनाते हैं, जो कि हाईली टॉक्सिक है फॉर द सेल, और ये यहाँ पे नहीं बनाते, जिसकी वजह से प्रोटीन जो है वो डैमेज नहीं होते। अलॉन्ग विद दैट इट इज़ नॉर्मली सिक्रेटिंग वेरी फ्यू प्रोटीन्स, thus simplifying the purification of the secreted रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स। यहाँ पे ज़्यादा प्रोटीन्स नहीं बनते, इनके खुद के प्रोटीन्स थोड़े से कम है एज़ कम्पेयर टू द ईस्ट लाइक सैक्रोमाइसिस। तो इसलिए ये भी इसका एडवांटेज है कि ये ज़्यादा प्रोटीन्स नहीं बनाते, तो हमें प्यूरिफिकेशन में ज़्यादा झंझट नहीं करनी पड़ती, हम प्यूरिफाई इजीली कर सकते, ठीक है। द डबल रिकॉम्बिनेशन इवेंट ऑकर्स बिटवीन द, अब इसके बारे में जानने से पहले आई वुड, ओके, ये जो सेल्स होते हैं, एज आई टोल्ड यू, ये जो पैस्टोरिस के सेल्स होते हैं, पी पैस्टोरिस के, ये इनमें हम क्या करते हैं कि एक्सप्रेशन वेक्टर जो होते हैं वो डालते हैं, और वो एक्सप्रेशन वेक्टर जो होते हैं वो इनके जीनोम में जाके इंसर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब ये इंसर्ट होने के बाद अपनी कॉपीज़ भी बनाते हैं बहुत सारी, ठीक है। अब इनको सिलेक्ट करना है, हमें ऐसे सेल्स को सिलेक्ट करना है जो एक्चुअल में हमारे वेक्टर्स जो है उनमें इनकॉर्पोरेट हो चुके हैं। तो इनको ग्रो किया जाता है इन द ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल में ग्रो किया जाता है, क्योंकि इनमें एक जीन सीक्वेंस है AOX1, ठीक है, आप ये याद रखो, AOX1 नाम की जो सीक्वेंस है वो ट्रांसक्रिप्शन में बहुत काम आती है, और वो तभी ट्रांसक्रिप्शन होती है जब वो मिथेनॉल के प्रेजेंस में होता है। ये जो पिकिनिया है वो पिकिया है, वो अगर मिथेनॉल के प्रेजेंस में हो तभी ये सीक्वेंस ट्रांसक्रिप्ट होती है, ठीक है। एंड देन इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो हम जो मीडिया है उसमें इथेनॉल ऐड कर सकते हैं, ठीक है, उससे हम स्क्रीनिंग इजीली कर सकते हैं। अगर मिथेनॉल का एडिशन हमने किया और वो ग्रो हुई, अगर उनका कुछ ग्रोथ दिखा हमें, देन वी कैन कंक्लूड कि हाँ हमारा जो एक्सप्रेशन वेक्टर है इनमें जा चुका है, या फिर नहीं हुआ तो हम कंक्लूड कर सकते हैं नहीं एक्सप्रेस हुआ है हमारा वेक्टर, ठीक है। देन अलॉन्ग विद दैट ये जो पिकिनिया पैस्टोरिस है, ओके, एज आई टोल्ड यू ग्लाइकोजिलेशन करते नहीं, कम प्रोटीन बनाते हैं, एज वेल एज ये प्रोटीन ऐसे बनाते हैं जो हमसे मिलते जुलते हैं। यू कैन सी हियर द स्ट्रक्चर ऑफ द DNA ऑफ द पिकिनिया। तो यहाँ पे यू कैन सी एक्सो सीक्वेंस, ये 2 सीक्वेंस है एक्चुअली। तो एक एडवांटेज हो जाता है कि बहुत सारा रीजन मिल जाता है हमें जो इंसर्ट है टारगेट DNA करने के लिए। तो ये दोनों सीक्वेंसेस है, ओरिजिन है इसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, ओके, ये उसके अपने जीन्स हैं। तो ये सब चीज़ें यू कैन सी इन द पिकिया पैस्टोरिस, ओके। अलॉन्ग विद दैट ये जो पिकिया पैस्टोरिस है, ओके, इट इज़ बीन like promoter, it has the promoter which regulates the production of the alcohol oxidase, and it is used to be drive heterologous protein expression, ठीक है। मतलब क्या है, जो हमने जीन बोला था आपको AOX1, वो एक एंजाइम के लिए, अब जीन जनरली एंजाइम्स के लिए होते हैं, तो अल्कोहल ऑक्सीडेज एंजाइम के लिए। अब अल्कोहल ऑक्सीडेज क्या करते हैं, तो ये जो एक्चुअल ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है ना,
जो मिथेनॉल का कन्वर्जन होता है इनटू दी फॉर्मल्डिहाइड, वो जो मिथेनॉल यूटिलाइज किया जाता है वो इसी एंजाइम की मदद से किया जाता है. सो दे हैव द वेरी लाइक वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इज़ AOX1. अगर AOX1 उनमें प्रेजेंट है दैट मीन्स हम एक प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि एक्सप्रेशन है वेक्टर जो है वो इसमें इनकॉपरेट हो चुका है, इसने जो है वो एंजाइम प्रोड्यूस कर लिया है एंड दैट इज़ वाई इट इज़ ग्रोइंग इन द मीडियम. तो हम इजीली उसको स्क्रीनिंग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. तो दैट्स अबाउट इट. पिकिया पास्टोरिस यही है. एंड इस पर अगर कुछ क्वेश्चन आया तो AOX1 पे आ सकता है कि वो कौन सा जीन की लाइक कौन से एंजाइम के लिए कोड करता है, उसका एडवांटेजेस क्या है, एज वेल एज वो क्या है, कौन सा. एक तो ये भी आस्क किया जा सकता है कि कौन सा एक्सप्रेशन वेक्टर यूज़ किया जाता है, या फिर कौन सा यूकैरियोटिक एक्सप्रेशन सिस्टम है. तो आप यू कैन ईजिली टेल कि ईस्ट में यू हैव द पिकिया पास्टोरिस. ओके, सो दैट्स अबाउट इट. अब हम नेक्स्ट टाइप का देखेंगे. So the next type is also the type of the eukaryotic we can say virus only. So यहाँ पे we have the bucalovirus. Okay, last time हमने yeast देखा, अभी फिर से virus we are going to see. तो bucalovirus जो है it आपने इसका नाम भी सुना होगा. bucalovirus is generally the virus that infects the arthropods or we can say insects. Okay, वो animals को harm नहीं करता या फिर प्लांट्स को. इट इज़ मेनली द वायरस दैट इन्फेक्ट्स द लार्ज ऑर्थोपॉड्स. ओके, नाउ इसके इन्फेक्शन साइकिल में दो टाइप्स के फॉर्म्स प्रोड्यूस. अब ये आपकी जानकारी के लिए है, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस. तो एक सिंगल न्यूक्लियोप्लाजिड दैट कैन इन्फेक्ट मोर मिडगट सेल. ओके, एंड द क्लस्टर ऑफ द न्यूक्लियोप्लाजिड्स मतलब एक सिंगल एक वायरस पार्टिकल हो सकता है, या फिर दो टाइप से. एक तो सिंगल हो सकता है, नहीं तो फिर क्लस्टर में होता है वो. ठीक है, दैट इज़ प्रोड्यूस आउटसाइड द वायरियन पार्टिकल. जो प्रोटीन मैट्रिक्स होता है, आपको पता होगा पॉलीहेड्रिन जो प्रोटीन मैट्रिक्स होता है जनरली इसका पार्ट है. ठीक है, कुछ वायरसेस में एक एक्स्ट्रा पार्ट है स्ट्रक्चरल, दैट इज़ द पॉलीहेड्रिन, जो एक स्ट्रक्चरल पार्ट है अराउंड द प्रोटीन मैट्रिक्स. उसके ऊपर जो है या फिर उसके आउटसाइड जो है वायरियन पार्टिकल जो है वो बनते हैं. नाउ अब स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स की बात छोड़ते हम मेन मुद्दे पे आते हैं. तो वो है कि एक्सप्रेशन इसका कैसे किया जाता है या फिर इसका यूज़ कैसे किया जाता है. तो जो पॉलीहाइड्रिन का जीन होता है, जो अगेन आई टोल्ड यू कि बस स्ट्रक्चरल पार्ट है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो. प्रोटीन कोड के साथ साथ कुछ एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर होता है उनमें, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है. इसलिए क्या किया जाता है, वो जीन को निकाल के उसकी जगह पे ऐसा जीन डालो जो हमारे बेनिफिट का है. ठीक है, मतलब हमें फॉर एग्जांपल कोई हार्मोन प्रोड्यूस करना है, कोई विटामिन प्रोड्यूस करना है, तो उसका जीन उसकी जगह पे डाल दो, पॉलीहाइड्रिन का निकाल लो. ठीक है, तो ऐसे बिकेलोवायरस यूज़ किया जाता है. तो उसमें भी क्या है कि पॉलीहाइड्रिन बस जीन हम निकालते हैं, उसका जो प्रोमोटर रीजन है जो उसको एक्सप्रेशन में हेल्प करता है, वो प्रोमोटर रीजन हम वहीं पे रहने देते हैं. इसका एडवांटेज ये है कि प्रोटीन जो होते हैं वो ईजिली मतलब प्रॉपरली सीक्रेट होते हैं एज वेल एज मॉडिफाइड भी होते हैं. अलॉन्ग विद दैट अच्छे से ग्रो भी हो जाते हैं सेल लाइंस पे, इंसेक्ट सेल लाइंस पे ये वायरस. तो इसलिए इतना तंग नहीं करते ग्रो होने के लिए. तो हमें इजीली वो एक्सप्रेशन होने के बाद वो प्रोटीन हम इजीली आइसोलेट कर सकते हैं. अलॉन्ग विद दैट इनका जो प्रॉब्लम ये है कि ये इट डजेंट प्रोसेस एनी काइंड ऑफ द मैमलियन ग्लाइकोजिलेशन टाइप्स. ओके, मतलब मैमल्स में जैसे ग्लाइकोजिलेशन होता है, इनमें नहीं होता, इनमें थोड़ा सा अलग होता है. तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है, बाकी ठीक ठाक है. नाउ इसका जो एग्जाम्पल है जो बिकेलोवायरस यूज़ किया जाता है वो है ACMNPV. ओके, ACMNPV जो है दैट इज नॉट ऑटोग्राफा कैलिफोर्निका मल्टीपल न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस. ये जो वायरस है बिकेलोवायरस, ये जनरली यूज़ किया जाता है फॉर द क्लोनिंग पर्पस. तो इसमें क्या होता है कि जो जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है वो इंसर्ट किया जाता है इन द मल्टीपल क्लोनिंग साइट, एंड आफ्टर दैट वो हम क्लोनिंग के लिए इकोलाई में डालते हैं, और क्लोनिंग होने के बाद वी कैन इन्फेक्ट इट विद द वायरस. हमें मिलता है, वायरस को इन्फेक्ट करेंगे हम ऑन द इंसेक्ट सेल लाइन, और इंसेक्ट सेल लाइन में इन्फेक्ट होने के बाद ऑब्वियस सी बात है वो इजीली प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा. तो ये किया कैसे जाता है, तो यू कैन सी हियर, ये जो है ये हमारा आइडियल वेक्टर. फॉर एग्जांपल हमने PUC वेक्टर लिया. ठीक है, और ये हमारा ACMNPV दैट इज़ द ब्यूकेलोवायरस. ठीक है, अब इसका ये रीजन जो है AC वाला, ये पॉलीहेड्रिन का रीजन हमें नहीं चाहिए, इसको हम
एलिमिनेट करेंगे और इसकी जगह इसका जो रीजन है, जो रेप्लिकेशन जो प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट है हमारे लिए, वो हम निकाल लेंगे, वो यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, वो किस में इंसर्ट कर दिया हमने, ACPMVV। अब ये जो फाजमिड बना है, ये जो एक्सप्रेशन वेक्टर बना है, वो हम डालेंगे इन द इकोलाई, और इकोलाई में इसका रेप्लिकेशन होगा, बहुत सारे हमें सेम वायरल पार्टिकल्स मिल जाएंगे ब्यूकेलो के। अब ये वायरल पार्टिकल्स हम इंसेक्ट सेल लाइन पे ग्रो करेंगे और जो हमें प्रोटीन चाहिए वो इंसेक्ट सेल लाइन पे आ जाएगा। ठीक है, एक तो मीडिया में आ जाएगा, नहीं तो इंसेक्ट सेल लाइन पे आपको दिखेगा। सो दैट्स अबाउट इट, इतना ही होता है बिकेलोहायरस एक्सप्रेशन। तो जनरली इट इज़ द अगेन यूकैरियोटिक टाइप ऑफ द एक्सप्रेशन सिस्टम। ठीक है, दैट्स अबाउट इट। अब हम नेक्स्ट टाइप का देखेंगे। Now the next type is the PET vectors. So basically these PET vectors, they are the very I would say, okay, I would say the PET vectors are like very strong vectors. So basically इनका नाम PET क्यों है, बिकॉज उनमें जो प्लाज्मिड यूज़ किया जाता है, उस प्लाज्मिड में जो है T7 फाज का जो RNA पॉलीमरेज है वो इनकॉर्पोरेट किया जाता है। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट दिस ओरिजिनली इज़ बिन कंस्ट्रक्टेड, मतलब इसका जो इन्वेंशन हुआ था, इट इज़ बिन कंस्ट्रक्टेड बाय द स्टडलियर एंड द कलीग्स। इसकी साइज जो है, इट इज़ अराउंड 5700 बेस पेयर्स एंड देर इज़ द फैमिली। सो ये जो ऐसे एक्सप्रेशन वेक्टर्स है विच फैसिलिटेट्स बाय यूटिलाइजिंग द फाज T7 प्रमोटर। एज आई टोल्ड यू, इसमें जो है T7 के प्रमोटर रीजन्स यूज़ किए जाते हैं एंड ये जो प्रमोटर रीजन है वो क्या करता है, जनरली इट प्रमोट्स द जीन एक्सप्रेशन, सो दैट कि जो हमारा डिज़ायर्ड जीन है वो अच्छे से एक्सप्रेस हो पाए। इसके लिए T7 फाज के जो प्रमोटर्स है वो इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द, ये कुछ अलग लाइक प्लाज्मिड नहीं है या फिर कुछ अलग फाजमिड नहीं है या फिर कोई अलग कॉजमिड नहीं है। PET जो है इट इज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द PPR322, जो आर्टिफिशियल प्लाज्मिड हमने स्टडी किया था, ये इसी से बनाया गया है, जैसे PUC भी बनाया गया था। इसका एडवांटेज ये है कि बस इसमें T7 बैक्टीरियोफाज के जो 10 जीन हैं जो ट्रांसक्रिप्शन और ज़्यादा इन्हांस करते हैं, क्योंकि एक्सप्रेशन वेक्टर है तो ऑब्वियसली इसमें प्रोटीन प्रोडक्शन के लिए ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन इन्हांस होना ज़रूरी है। फॉर दैट थिंग ऑफ मैटर इट हैज़ सम काइंड ऑफ द एक्स्ट्रा जीन्स ऑफ द T7 फाज। ओके, in this type of the vector it is been used for the it is widely used for the क्लोनिंग एंड इन विवो एक्सप्रेशन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स इन इकोलाई। मतलब इकोलाई इनका टारगेट होता है, इकोलाई में ही ये प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं और बहुत कॉमनली यूज़ किए जाने वाले प्रोटीन्स जो है कॉमनली यूज किए जाने वाले वेक्टर है PET वेक्टर्स। ठीक है, PET वेक्टर्स में जो है कुछ रीजन्स है, इनमें जो है एक तो लैक ओपेरॉन का साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन है। ठीक है, जिसमें हम जीन ऑफ इंटरेस्ट डालेंगे। अलॉन्ग विद दैट ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो हर प्लाज्मिड में होता है, हर वेक्टर में होता है, एज वेल एज लैक आई प्रोडक्शन ऑफ द लैक ओपेरॉन रिप्रेसर प्रोटीन। ठीक है, एक लैक आई जो है वो है एक जीन है लैक आई जीन, वो भी है, सो दैट कि वो लैक ऑपेरॉन का प्रोडक्शन करे, रिप्रेशन प्रोटीन का प्रोडक्शन करे। ठीक है, अब नॉर्मली अगर इसमें हमने कुछ वेरिएशन नहीं किया तो ये क्या करता है, तो ये T7 फाज का प्रमोटर ब्लॉक कर देता है, जिससे क्या होता है कि लैक आई प्रोटीन जो है वो एक्सप्रेस हो जाता है इंस्टेड ऑफ आवर टारगेट प्रोटीन। और अगर इसमें मॉड्यूलेशन किया जाए, हमारा टारगेट जीन डाला जाए, तो ये एडवांटेज ये है कि ये हमारा प्रोटीन एक्सप्रेस करेगा, ना कि लैक आए। ठीक है, तो इतना ही इसमें कंटेंट है। अलॉन्ग विद दैट जो हमें याद रखना है वो इसके एडवांटेज क्या क्या है, तो इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग T7 प्रमोटर यूज़ करता है ये, और ये प्रमोटर जो है T7 के बहुत स्ट्रॉन्ग प्रमोटर है, तो वो बहुत सारा प्रोटीन बनाता है ये प्रमोटर। PET प्लाज्मिड जो है दे हैव वेरियस रेस्ट्रिक्शन साइट्स एंड दैट्स वाई इट इज़ लाइक स्पेशली अबोव द T7 प्रमोटर। सो हमें एडवांटेज ये भी कि हम जीन ज़्यादा इंसर्ट कर सकते हैं, मतलब जीन इंसर्ट करने के लिए आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। इट हैज़ द वेरी प्रमोटर होने के साथ साथ ये जो लैक ऑपरेटर है, ठीक है, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है इनका। तो ये क्या करता है कि
उनमें रिप्रेसर भी खुद का है, तो इससे क्या होता है कि जो भी लीकीनेस है, मतलब जो अनवांटेड प्रोडक्ट सिंथेसिस होता है वो भी थोड़ा कम होता है। ओके, पीईटी प्लाज्मिड्स की जो कॉपी नंबर है वो है अराउंड 20 to 25 per cells, जो हेल्पफुल भी है काफ़ी हद तक, बिकॉज बहुत ज़्यादा कॉपी नंबर से बहुत ज़्यादा वियर्ड चीज़ें हो सकती है, यानी कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ उस सेल में हो सकती है जो हमें नहीं चाहिए। तो इसलिए इन फैक्ट द नंबर इज़ क्वाइट गुड। ओके, इट अलोज द हाई एक्सप्रेशन लेवल ऑफ द T7 promoter without overloading the cell with the मेनी कॉपीज ऑफ द प्लाज्मिड। मतलब इसकी प्रमोटर रीजन जो है T7 प्रमोटर रीजन, वो इतना हाई लेवल एक्टिविटी करता है कि हमें और ज़्यादा प्लाज्मिड्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या बहुत प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप जल्दी जल्दी क्लोनिंग करो, बहुत सारी क्लोनिंग करो, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग वेक्टर है कि बहुत सारे क्लोन्स जितना काम करेंगे उतना ये एक में कर लेगा। ठीक है, तो ये इसका एडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये है कि डिस्पाइट ये प्रोमोटर स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद कभी कभी लीकी एक्सप्रेशन होता है, मतलब कुछ कुछ टॉक्सिन प्रोड्यूस होते हैं इस प्रोसीजर में, तो ये कभी कभी सेल के लिए लीथल हो सकता है। ठीक है, दैट्स अबाउट इट। अब हम नेक्स्ट टाइप देख। Now the next type of the vectors that we are going to study are the agrobacterium related kind of the plant based vector. Okay, now up till now हमने जो भी vectors देखे वो animals या फिर microorganism related थे। अभी we are going to study those vectors which are going to involve in the प्लांट बेस्ड टाइप ऑफ द जीन एक्सप्रेशन। ओके, सो बेसिकली आपने ये नाम बहुत बार सुना होगा, एग्रोबैक्टीरियम। ओके, एग्रोबैक्टीरियम एक ऐसा पैथोजेनिक बैक्टीरिया है जो प्लांट्स में जो रूट्स होते हैं या फिर प्लांट्स में इन शॉर्ट ट्यूमर कॉज करता है। ठीक है, तो ऐसे बैक्टीरिया का यूज़ भी किया जा सकता है फॉर द जीन एक्सप्रेशन, या फिर जो हमें प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट प्रोड्यूस करना है अगर वो हमें करना है तो वी कैन यूज़ दिस एग्रोबैक्टीरियम। So now this agrobacterium has the two types of the plasmids in it. Okay, तो उसके अकॉर्डिंगली वो कौन सा स्ट्रेन है तो उसके अकॉर्डिंगली उसके दो टाइप्स के प्लाज्मिड होते हैं, एक तो TI प्लाज्मिड एंड RI प्लाज्मिड। ओके, TI प्लाज्मिड जो होता है वो कॉज करता है द crown gall disease, okay, in the plants, and the small part of the TI plasmid is transferred into the plant genome. okay, मतलब सारा का सारा TI plasmid जाके जो है प्लांट जीनोम में इनकॉपरेट नहीं हो जाएगा, उसका एक छोटा सा पार्ट ही इसमें इनकॉपरेट हो जाएगा, दैट इज नोन एज द TDNA। ओके, RI प्लाज्मिड जो होता है वो कॉज करता है द रूट हेयर डिसीजेस, एंड RI प्लाज्मिड जो है वो एग्रोबैक्टीरियम के ही अलग स्ट्रेन से बना हुआ है। तो होता क्या है कि जो RI प्लाज्मिड है वो रूट हेयर डिसीज कॉज करता है, और जो TI प्लाज्मिड है वो क्राउन गॉल डिसीज कॉज करता है। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस क्या है, तो जो TI एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस है, ठीक है, उसमें एक कैपेबिलिटी होती है कि वो क्राउन गॉल डिसीज कॉज करे, और जो एग्रोबैक्टीरियम राइजो जीन्स है इट कॉजेज द हेयर रूट डिसीज। ओके, अभी होता क्या है कि इनमें दो पार्ट्स है कि दो प्लाज्मिड्स है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस में आपको मिलेंगे TI प्लाज्मिड्स, और एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स में आपको मिलेंगे दी RI प्लाज्मिड्स। ठीक है, तो ये ट्यूमर फॉर्मेशन जो होता है इट इज़ कॉज बाय इधर TI और द RI प्लाज्मिड, डिपेंड्स। ओके, कि वो कौन से वायरस ने कौन से प्लांट को इन्फेक्ट किया है। नाउ ट्यूमर फॉर्मेशन जो होता है वो सभी के सभी प्लाज्मिड इनकॉपरेट एज आई टोल्ड यू नहीं होता, बस छोटा सा उसका रीजन इनकॉपरेट होता है। नाउ ओके, सो हम पहली चीज़ जो देखेंगे वो है TI प्लाज्मिड। ठीक है, तो TI प्लाज्मिड जो होता है एज आई टोल्ड यू प्लाज्मिड सब एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल होता है। अब इनमें कुछ पार्ट्स है, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे यू कैन सी वायरल जीन। ओके, VIR जीन जो वायरलेंस फैक्टर देते हैं वो जीन्स है इनमें। देन इनमें जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है द इसका जो स्मॉल सेगमेंट होता है ना, वो ये यहाँ आपको दिख रहा है ना, ये इतना। ठीक है, ये सेगमेंट जो है वो ट्रांसफर होता है एक्चुअली प्लांट में, और ये कॉज करता है द ट्यूमर। ओके, मतलब पूरा का पूरा नहीं होगा, बस ट्यूमर कॉज करने वाला यही फैक्टर है। देन इसके अलावा जो है एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे, ओपिन कैटाबॉलिज्म। ओपिन जो बनाता है वो एक जीन यहाँ पे होता है। ओपिन क्या होता है, तो एक अमाइनो एसिड डेरिवेटिव होता है, मतलब बैक्टीरिया को जो इन्फेक्शन के बाद वहाँ पे जो अमाइनो एसिड्स प्रोवाइड किए जाते हैं वो इसी जीन की वजह से प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ऐसे TI प्लाज्मिड के कुछ रीजन्स होते हैं। अब TI प्लाज्मिड में जो एक्चुअल वायरल इन्फेक्शन कॉज करने वाला जो जीन है वो है ये वाला TDNA। ठीक है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द
प्लाज्मिड, बट ये पूरा का पूरा प्लाज्मिड इनकॉर्पोरेट नहीं होता, बस ये रीजन कट आउट होके वो बैक्टीरियल प्लांट के जीनोम में जाके इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, ठीक है। अब ऑफिस अभी आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, तो टीडीएनए जो होता है एज आई टोल्ड यू वही इनकॉर्पोरेट होता है। एंड इसमें टीडीएनए में भी ऐसे जीन्स लाइक टीयूएम जीन्स आपको यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है, टीयूएम जीन दिखेंगे, एनओएस जीन दिखेंगे, ये दोनों जो है वो ट्यूमर कॉज करते हैं, ठीक है। मतलब टीडीएनए में कौन से जीन, टीयूएम जीन एंड एनओएस जीन, ट्यूम एंड नॉस जीन, ओके। अलॉन्ग विद दैट टीडीएनए इज बॉर्डर बाय द 25 बेस पे रिपीट्स, ठीक है, इसके एंड में 25 बेस पे रिपीट्स है। ये जो एंड के रिपीट्स होते हैं वो रिक्वायर्ड है फॉर द कटिंग और फॉर द एक्सीजन और फॉर द ट्रांसफर ऑफ डीएनए, ओके। तो इंपॉर्टेंट रीजन यही है, और यहीं पे हम लोग अपना इसी रीजन में हम लोग अपना जो भी टारगेट मॉलिक्यूल डीएनए है वो यहाँ पे टारगेट फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए वो यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करेंगे इसी टीडीएनए में, ठीक है, क्योंकि टीडीएनए ही एक्चुअली इनकॉर्पोरेट होता है। देन इतना वो स्ट्रांगली इनकॉर्पोरेट होता है कि वो प्लांट्स में जनरेशन टू जनरेशन रहता है, कभी कभी इतना स्ट्रांगली वो इनकॉर्पोरेट हो जाता है। तो टीडीएनए बहुत पावरफुल टूल है, और इसका इसीलिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बहुत बड़ा यूज़ है कि हम लोग अपना जो डिज़ायर्ड डीएनए वो वहाँ पे इनकॉर्पोरेट करके प्लांट को इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, और हमें पता भी चल जाएगा क्योंकि ट्यूमर कॉज हुआ मतलब इन्फेक्शन हो चुका है, तो ईजिली इनकॉर्पोरेट होने की इसकी एबिलिटी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। टीडीएनए के जो रीजन है उसी में हमने अपना टारगेट डीएनए डालना है, क्योंकि हमें पूरा डीएनए की ज़रूरत नहीं पड़ती, टीडीएनए इजीली हम हैंडल भी कर सकते हैं, छोटा सा रीजन है तो इसलिए टीडीएनए ही यूज़ किया जाता है। जो दूसरा नंबर का प्लाज्मिड है वो है आरआई प्लाज्मिड, ओके। आरआई प्लाज्मिड जो है ये भी एक ट्यूमर कॉजिंग ही है, ये भी एग्रोबैक्टीरियम का ही एक स्पेसिस का एक प्लाज्मिड है, दैट इज़ दी एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन। तो आरआई प्लाज्मिड जो होता है वो रूट हेयर काइंड ऑफ इन्फेक्शन कॉज करता है, फिर डिसीज कॉज करता है, ठीक है। उसमें भी जो है जो आरआई प्लाज्मिड जो है वो ये जो है वो एक प्रोड्यूस करता है एग्रोसिनोपिन, जैसे वहाँ पे ऑप्सिन प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे एग्रोसिनोपिन, ये भी टाइप का एक अमाइनो एसिड डेरिवेटिव है, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। देन अलॉन्ग विद दैट इसमें भी ये टीडीएनए होता है, जैसे वहाँ पे था, यहाँ पे भी जो रिपीटिंग सीक्वेंसेस होती है यहाँ पे भी एक टीडीएनए होता है जो एक्चुअली ट्रांसफ़र होता है। बाकी कुछ इतना डिफरेंस नहीं है, बस इतना डिफरेंस है कि ये दोनों अलग स्ट्रेन के बने हैं, अलग थोड़े से इनमें जीन रीजन रहते हैं। और आप लोग जो है टीडीएनए जो है वो याद रखो कि टीडीएनए ही आप लोगों को ट्रांसफ़र करना है इनटू द नेक्स्ट वी कैन से इनटू द एक्चुअल टीडीएनए में अपना जो हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो इनकॉर्पोरेट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे भी यू कैन सी हियर इसकी जो साइज़ है वो है अराउंड 10,454 बेस पेयर। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे कुछ रीजन्स है, एनओएस टर्मिनेटर प्रमोटर्स वगैरह। अलॉन्ग विद दैट यू कैन सी हियर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यहाँ पे आपको दिखेंगे। दिस आर द सम इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द टीडीएनए। अभी आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में एग्ज़ाम देनी है, तो आपको बस यही याद रखना कि आरआई प्लाज्मिड क्या होता है एंड आरआई प्लाज्मिड कौन से स्ट्रेन का है, ठीक है। देन अलॉन्ग विद दैट ये भी आप ध्यान में रखो कि जो डीएनए ट्रांसफ़र है, मतलब जो भी आप लोग करने वाले हो, पहले तो क्या किया जाता है कि जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो इन टीआई या फिर आरआई प्लाज्मिड में जो है इनकॉर्पोरेट किया जाता है। इनकॉर्पोरेट करने के बाद इस प्लाज्मिड को यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स, या तो फिर इलेक्ट्रोफोरेशन कर लो, या फिर माइक्रो प्रोजेक्टाइल बोम्बार्डमेंट कर लो, या फिर माइक्रो इंजेक्शन कर लो, किसी भी चीज़ के थ्रू आप लोग सेल कल्चर में या फिर टारगेटेड सेल में, प्लांट सेल में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो जीन ऑफ टारगेट जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने वाले। सो दैट्स अबाउट इट। तो ऐसे हम लोग जैसे एनिमल्स में करते हैं वैसे ही हम लोग जो है प्लांट्स के लिए भी वायरल वेक्टर्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स अबाउट इट। इसके साथ ये जो पार्ट है आपका वेक्टर्स का वो यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर एंड प्लीज़ काइंडली कॉन्टैक्ट मी इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू इट, ओके। थैंक यू सो मच।